बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। फर्स्ट और सेकंड लॉ को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। अब थर्ड लॉ से पढ़ने से पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मास और वेट के दरमियान डिफरेंशिएट करना, उनके दरमियान फ़र्क करना। इससे पहले मास और वेट को एक जैसा ही समझा गया। जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, हम शुगर लेने जाते हैं, आटा लेने जाते हैं, जब भी हम उसको मेजरमेंट करते हैं तो हम समझते हैं कि हम उसका वज़न या वेट कर रहे हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है। ये दोनों क्वांटिटीज़ डिफरेंट हैं। इनके दरमियान क्या डिफरेंशिएशन है ये आज हम चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम मास को देखें कि मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर है पोजेस्ड बाय अ बॉडी, कि मास से मुराद मैटर की जो क्वांटिटी है, मैटर की मिकदार या मैटर का जो हिस्सा होगा, हम उसको नाम देते हैं मास का। मिसाल के तौर पर कि जब भी हम मास की बात करेंगे, इसका मतलब है हम उसको ये भी चेक करें कि वो जिस्म कितना भारी है। कोई जिस्म जितना भारी होगा और वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, हम उसको नाम देते हैं मास का। ये पहली बात। जबकि अगर हम वेट को देखें, वेट क्या है? इट इज़ अ फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी। यानी कि अब ये देखें, ये एक क्वांटिटी है, मिकदार है, मैटर है। जबकि वेट जो है एक फोर्स है। कौन से वाली फोर्स? जिसकी वजह से ज़मीन किसी चीज़ों को या कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं वेट का। यानी कि ये पहली बात वाज़ेह हुई कि मास जो है एक क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है एक हमारे पास फोर्स है। अब दूसरे इसके आते हैं, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मास को मेजर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन नहीं बताना पड़ती। इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्केलर है। और जबकि वेट क्योंकि एक फोर्स है, जैसा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसमें हमें इसकी डायरेक्शन या सिमत को बताना ज़रूरी होगा। नंबर 3 पर आते हैं, इट डज़ नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस, कि जो मास है जगह तब्दील करने से उसकी हालत में कोई चेंजिंग नहीं आती। मिसाल के तौर पर आप 5 किलोग्राम शुगर लेते हैं, जो मास इसका ज़मीन पर है 5 किलोग्राम। अगर हम इसको पहाड़ों के ऊपर या आसमान पर, चांद पर या किसी और कंट्री में लेकर जाते हैं, ये 5 किलोग्राम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जबकि इट चेंज विद द चेंज ऑन प्लेस, क्योंकि वेट जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर या ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि जी की कीमत तब्दील होती है, वैसे ही वेट की कीमत भी तब्दील होती है, कम या ज़्यादा होती है। ज़मीन पर कुछ और होती है, पहाड़ों पर कुछ और होती है, चांद पर कुछ और होती है। ये चेंज होती रहेगी। अगर हम इसका फार्मूला देखें, फार्मूला हम इसको न्यूटन सेकंड लॉ से बना सकते हैं। अगर इसमें से m की वैल्यू को निकालें तो a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो f के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो फार्मूला बनेगा, m इज़ इक्वल टू f ओवर a के बराबर। जबकि इसका फार्मूला क्या होता है? w इज़ इक्वल टू mg के बराबर। और इसका यूनिट जो होता है किलोग्राम या पाउंड्स के अंदर इसको मेजर किया जाता है। जबकि इसका यूनिट जो होता है न्यूटन। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वैसे ही वेट का यूनिट भी क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। अब अगर आप इसको मेजर करना है, इसको तोलना है, तो इसके लिए हम बीम बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो तराजू वाला बैलेंस होता है, आप मास को मेजर करने के लिए वैसे आजकल और भी आ चुके हैं, जिसमें फ़िज़िकल बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है या बीम बैलेंस, इसके अंदर इसको मेजर किया जाता है। जबकि हमारे पास जो वेट है, जो फोर्स वाली चीज़ है, इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा और भी आप बना सकते हैं कि मास को m से डिनोट किया जाता है और वेट को क्या होता है? w से ज़ाहिर किया जाता है। ये हमारा टॉपिक यहाँ तक मुकम्मल हुआ। देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है? अगर इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, सामने लिखी हुई हमारी, कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल
बट अपोजिट रिएक्शन। दो चीज़ें हैं जी इसमें कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम अमल करते हैं, उसके मुखालिफ अमल का, उसके रिएक्शन का भी हमें सामना करना पड़ता है। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है कि व्हेन वी हिट अ बॉल, व्हेन वी हिट अ बॉल ऑन द वॉल, वो कहते हैं कि जब भी हम किसी बॉल को दीवार के ऊपर मारते हैं तो उसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं। अब फर्ज करें ये हमारे पास एक वॉल है। अब इस गेंद को या इस बॉल को हम हिट करते हैं इस दीवार के ऊपर। अब सबसे पहला काम कि आप क्या करते हैं, बॉल को हिट करते हैं दीवार के ऊपर, उसके बदले में क्या होता है, वो दीवार के साथ टकराने के बाद दोबारा आपके हाथ में आ जाती है। अब इसमें हमने तीन चीज़ों को समझना है। इसमें एक्शन क्या बन रहा है, रिएक्शन क्या बन रही है, और डायरेक्शन का भी बताना है हमने कि अपोजिट इन डायरेक्शन भी होते हैं। अब सबसे पहला काम जो हमने खुद से किया, यानी कि पहला एक्शन, पहला अमल, पहला काम जो आप करते हैं वो होता है आपका एक्शन। कि आपका एक्शन क्या था, बॉल को दीवार के ऊपर हिट करना, ये आपका एक्शन है, ये आपका अमल है। उसके बदले में दीवार ने भी फोर्स लगाई, दीवार ने इस बॉल को वापस भेज दिया, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, रिएक्शन या इसका रद्द अमल या इसका मुखालिफ काम कि गेंद उसी जगह पर वापस आ जाएगी। अब सबसे पहला काम एक्शन और रिएक्शन हमें समझ आ गया कि बॉल को दीवार के ऊपर हिट करना, मारना, ये हमारा एक्शन। उसके बदले में दीवार ने जो फोर्स लगाई है, गेंद वापस आ गई है, उसका रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन हमें समझ आ गया। फिर हमने कहा बट अपोजिट इन डायरेक्शन भी होते हैं, और डायरेक्शन भी इनकी क्या होती है, मुखालिफ होती है। मिसाल के तौर पर अगर सबसे पहले आपने हिट किया, इसकी डायरेक्शन थी वेस्ट की जानिब, उसके बाद जब गेंद टकरा कर वापस आई तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट की जानिब हो जाएगी, यानी कि डायरेक्शन भी मुखालिफ। तीसरी बात कि एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड, मिकदार, क्वांटिटी ये भी बराबर होती है कि जितना आप फोर्स के साथ बॉल को हिट करेंगे उतना ही फोर्स के साथ वापस आएगी, कि जितना आप तेज़ी के साथ उसको हिट करेंगे उतना ही तेज़ी के साथ वापस आएगी। अगर आप स्लोली हिट करते हैं तो गेंद भी बड़े आराम के साथ आपके हाथ में वापस आएगी। यानी कि इस एग्जांपल से हमने समझा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, सिमत मुखालिफ होती है। तीसरी बात हमने ये समझी कि इनका मैग्नीट्यूड, इसकी क्वांटिटी, इसकी मिकदार भी बराबर होती है। ये पहली मिसाल हो गई। अब हमारी बुक में एक और मिसाल दी हुई है, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, मेज़ के ऊपर पड़ी हुई किताब। ये भी एक्शन और रिएक्शन की मिसाल है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक टेबल बना लेते हैं, ये एक टेबल है जी, अब इसके ऊपर हम कोई बुक रख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बुक की निशानदेही कर लेता हूँ। वो कहते हैं ये भी एक्शन और रिएक्शन की एक एग्जांपल है। कैसे? सबसे पहला काम कि हर चीज़ का एक वेट होता है, हर चीज़ को ज़मीन अट्रैक्ट करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। अब इस किताब का अपना जो वेट है वो नीचे की जानिब अमल कर रहा है। पहला काम कि इसका वेट जो है वो W जो है वो नीचे की जानिब है। अब क्योंकि
आपने इस बुक को टेबल की सतह के ऊपर टिकाया हुआ है, रखा हुआ है, साफ ज़ाहिर है इस टेबल ने बुक को ऊपर की जानिब उठाया हुआ है। अब यहां पर आप कह सकते हैं इसकी बिल्कुल एंड डायरेक्शन में अपोजिट तौर पर इसका एक रिएक्शन भी होगा, यानी कि एक तो इसका अपना वेट नीचे की जानिब, जबकि जो टेबल फोर्स लगा रही है मैं उसको रिएक्शन का नाम दे रहा हूं, इसको ऊपर की जानिब उठाया हुआ है। यहां पर भी देखें कि एक तो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, यानी कि जो बुक है उसका वज़न नीचे की जानिब अमल करना वो उसका एक्शन, और इस टेबल का ऊपर की जानिब उठाना इसका क्या हो जाएगा, रद्द अमल या रिएक्शन हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन भी नीचे की जानिब है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, एक डाउनवर्ड है तो दूसरी अपवर्ड है, और ये मैग्नीट्यूड में भी बराबर है। तो ये एग्जांपल भी शो करती है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को। और भी बेशुमार एग्जांपल हैं, उनमें मैं चंद एक बता देता हूँ। एयर फिल्ड बैलून हो गया, एयर फिल्ड बैलून, एयर फिल्ड बैलून, और इसके अलावा और रॉकेट की मिसाल भी ले सकते हैं। अब एयर फिल्ड बैलून जो होता है कि एक बैलून है जिसके अंदर आपने हवा को भर दिया है, कि जब आप उसको सेट फ्री करते हैं, उसकी हवा निकालते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर दो काम होते हैं कि बैलून में जो उसकी ईयर होती है वो नीचे की जानिब या बैक साइड पर रशेज आउट होती है, बाहर निकलती है, यानी कि हवा का बाहर खारिज होना ये उसका एक्शन, और उसके बदले में जो बैलून के अंदर मूवमेंट आती है, जो बैलून होता है वो आगे की जानिब हरकत करता है, आगे की जानिब जाता है, वो उसका क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। अब देखें एक्शन और रिएक्शन भी हो गया, हवा की सिमत एक साइड पर और बैलून की मूवमेंट दूसरी तरफ पर, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई, और मैग्नीट्यूड जितना आप उसके अंदर हवा फिल करेंगे उतना ही ज़्यादा मूवमेंट आएगी। आप उसके अंदर हवा कम भरते हैं तो उसके अंदर मूवमेंट भी क्या होगी, कम होगी। इसके बाद आते हैं रॉकेट पर, कि रॉकेट को जब आप छोड़ते हैं उसकी जो गैसेस होती हैं वो नीचे की जानिब जाती हैं, जबकि रॉकेट जो होता है वो ऊपर की जानिब फ्लाई करता है। तो ये भी एक्शन और रिएक्शन की मिसालें हैं। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी आपने सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया।